हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? आज फिर खुश हो तुम? हाँ, न्यू चैप्टर। जैसे ही नया चैप्टर शुरू होता है ना, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर पता नहीं चैप्टर के बीच में क्या हो जाता है, आपको परेशानी तो ये है। अच्छा, आज हम शुरू करेंगे एक छुटका सा प्यारा सा नन्ना सा चैप्टर, बाय बैक। बाय बैक बड़ा ही प्यारा सा छुटकू सा चैप्टर है। क्या बताऊं मैं इस चैप्टर के बारे में आपको? छुटकू सा ही चैप्टर है। ऐसी उम्मीद लगती है कि आज ही शुरू हो और आज ही खत्म हो जाए, ऐसी उम्मीद होती है मुझे। हाँ चलो कोई नहीं, करूं क्या मैं शुरू? तैयार हो गए हो? चलो सुनो मेरी बात। ये एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर यहां पर लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। 100 शेयर 10 रुपए का एक, 1000। मैं कंपनी हूं, ये मेरी बैलेंस शीट है। मैं इन 100 शेयर में से 10 शेयर को पैसे वापस करना चाहती हूं। मैं कंपनी हूं, मैं इन 100 शेयर में से 10 शेयर के पैसे वापस करना चाहती हूं। मैं कंपनी चाहती है कि मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल 90 शेयर 10 रुपए का एक हो जाए। इसे बोलते हैं बाय बैक। इससे सबसे बड़ी दिक्कत किसको होगी बता सकते हो आप? अगर आप ऐसे पैसे वापस करेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत में कौन आएगा? आउटसाइडर्स। जिन लोगों ने कंपनी को लोन दे रखा है, मान लो लोन दे रखा है 500 रुपए का, वो लोग बोलते हैं पहले कि टोटल कंपनी में 1500 रुपए लगे हुए हैं, 500 हमारे हैं। मतलब 2:1 की रेशियो। अगर हमने 1 रुपया लगाया हुआ है तो 2 रुपए मालिक के भी, हम सेफ है। यहां मालिक अपने पैसे घटा लेगा तो आउटसाइडर सबसे पहले प्रॉब्लम में आता है। आउटसाइडर कहता है मैं तो मालिक को एक चोनी भी ना निकालने दूं, बल्कि और लगाने हैं तो लगा दो। मेरी बात समझ में आ रही है? कि और पैसा लगाना है तो लगा दो, वरना मैं तो खतरे में ही आ जाऊंगा। आप सोच के देखो, आप 10 लाख का लोन लो, आप 50 लाख की अपनी प्रॉपर्टी रखो, बैंक यही चाहेगा ना 50 की जगह 60 की रख ले। ये तो नहीं चाहेगा तुम 50 की रखिए उसमें 10 निकाल लो, 40 की रख दो। ये तो कभी भी नहीं चाहेगा। आउटसाइडर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बायबैक से। किसको प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी? आउटसाइडर को। आउटसाइडर को क्या टेंशन होती है? मालिक मान लो थोड़े दिन बाद आप कहने लग जाओ मैं तो 50 शेयर और बायबैक करना चाहता हूं। ये कितने रह जाएंगे? 40। ये कितने रह जाएंगे? 400। आउटसाइडर को लगता है कहीं का धीरे धीरे मालिक अपना पैसा ले ही ना जाए। मालिक अपना पैसा ले जाएंगे और हम लुट जाएंगे, सारा पैसा तो हमारा ही रह जाएगा कंपनी के अंदर। कंपनी डूबने वाली तो नहीं है। इसलिए आउटसाइडर पैसे का बायबैक नहीं करने देते। पहले किस किस को मेरी बात समझ में आती है? कंपनी क्या करना चाहती है? बायबैक। इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा वापस देना चाहती है, मालिकों को निपटाना चाहती है कि मालिक कंपनी में कम हो जाए। अब आउटसाइडर को क्या टेंशन है? मालिक अपना पैसा लेके निकल गए तो मैं तो डूब ही जाऊंगा लास्ट में। मेरी बात समझ में आ रही है? मालिक का पैसा तो होना ही चाहिए। आउटसाइडर कंपनीज में पैसा निकालने नहीं देते। इस वजह से कंपनीज एक्ट आता है। कहते हैं मालिक तुम भी अपनी बातें बताओ और आउटसाइडर तुम भी अपनी बातें बताओ, मैं सुनता हूं क्या करना है। कंपनी तो बोलती है हमने बाय बैक करना है, मालिक का पैसा वापस देना है। आउटसाइडर कहते हैं ये पैसा बाहर देते हैं
तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारी सिक्योरिटी कम होती है। हम नहीं चाहते कि हमारी सिक्योरिटी कम हो। मेरी बात समझ में आ गई? अब कंपनी पहले अपनी सारी बातें रखती है कि मैं क्यों ऐसे करना चाहती हूं, फिर आउटसाइडर सारी बातें अपनी रखेंगे। मैं पहले कंपनीज की बातें रखती हूं, कंपनी क्या क्या बातें कंपनीज एक्ट को बोलती है। कंपनी कहती है ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 रुपए की है और लोन 500 रुपए का है। कंपनी के अंदर कैश 1500 रुपए पड़ा है। अब मैं 1500 रुपए कंपनी बिजनेस में लगाएगी, सामान खरीदेगी, बेचेगी, मैं इनकम नहीं कमा पा रही। 1500 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मुझे रिक्वायरमेंट ही 1200 की है। मेरे पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है। अब मैं क्या करूं? बस एक्स्ट्रा कैश को लेके बैठा रहूं? मेरी बात समझ में आ रही है? एक्स्ट्रा कैश को लेके तो नहीं बैठ सकता। इससे अच्छा तो मालिक का पैसा मालिक को दूं, कल को चिल्लाएंगे नहीं। अदरवाइज मालिक चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हमने 1500 रुपए दे रखे, कमाई दो हमें। अब कमाई मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि पैसा कहीं लग नहीं पा रहा, तो इस एक्स्ट्रा पैसे को रिफंड करना चाहता हूं क्योंकि इनकम कम हो रही है, मैं यूज नहीं कर पा रहा, यूज नहीं कर पा रहा। क्या कंपनी ठीक बोल रही है, गलत बोल रही है? कह रही आउटसाइडर के चक्कर में पैसे को दबा के बैठे रहे, ये तो गलत तरीका है। या यूज हो रहा हो पैसा तो चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात, कंपनी की अर्निंग्स हो रही हैं 1000 रुपए की, नंबर ऑफ शेयर्स है 100, तो अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है? 10 रुपए। बोलो। अब कंपनी कहती है मैंने पूरी कोशिश कर ली, अर्निंग तो बढ़ नहीं पा रही, मैं चाहती हूं नंबर ऑफ शेयर ही कम हो जाए जिससे अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। भाई अब 1000 को 50 से डिवाइड करोगे तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। अगर नंबर ऑफ शेयर कम हो जाए तो मेरी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी, जिससे लोग मुझ पर ज्यादा पैसा लगाएंगे, ज्यादा यकीन करेंगे कि मैं ज्यादा कमाई देती हूं। थोड़े शेयर होल्डर होंगे पर कमाई तो अच्छी होगी सबकी। कंपनी कहती है ये 100 से 50 तभी हो सकते हैं जब हम बायबैक करें। बात समझ में आ गई? कंपनी ने पहला क्या व्यू दिया कि हम पैसा कहीं यूज नहीं कर पा रहे, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, इनकम नहीं हो पा रही, इनकम नहीं हो पा रही, इस वजह से शेयर होल्डर चिल्लाना शुरू कर रहे हैं कि जी हमारा पैसा पूरा यूज क्यों नहीं कर रहे। अब फ्री में फेंकना तोड़ी ना पैसा। कंपनी की दूसरा व्यू, मैं अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करना चाहती हूं, इनकम बढ़ाने के कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे, तो शेयर ही घटा लूं जिससे अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। और जब भी कंपनी को कोई डिसीजन लेने होते हैं, कंपनी ने कोई भी डिसीजन लेने हैं तो शेयर होल्डर से रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर को बुलाना पड़ता है, जिन जिन के पास शेयर है वो आके रेजोल्यूशन पास करते हैं। उनसे पूछा जाता है कि हम ये काम कर ले, जैसे मान लो जूते बेचने हैं, अब शू फैक्ट्री लगानी है, कंपनी ने सब शेयर होल्डर को बुलाया, आधे शेयर होल्डर कह रहे हैं हाँ, आधे कह रहे हैं ना, डायरेक्टर कुछ डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि ये काम करना भी है या नहीं करना, तो डायरेक्टर डिसाइड करते हैं हम जो छुटपुट शेयर होल्डर है उनका बायबैक कर देंगे ताकि हमें डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके और डायरेक्टर प्रॉपर डिसीजन ले सके कि हमें काम करना है नहीं करना है। ऐसे बड़े सारे छोटे मोटे शेयर होल्डर है जिनको पता तो कुछ होता नहीं, डिसीजन लेने देते नहीं। बात समझ में आ रही है? तो हम बायबैक करना चाहते हैं। अभी तो कंपनी बता रही है अपनी बातें। कंपनी ने पहली बात क्या बोली? एक्स्ट्रा कैश है, यूज नहीं हो पा रहा। दूसरी क्या बात बोली? अर्निंग पर शेयर बढ़ाना चाहते हैं। तीसरी बात क्या बोली?
डिसीजन नहीं ले पा रहे। और हम चाहते हैं जो प्रमोटर्स है, जिन्होंने कंपनी बनवाई थी, उनको सब कुछ पता है, उनके डिसीजन लिए जाए, उनकी वोटिंग पावर ज्यादा की जाए। या फिर किसी ने अफवाह फैला दी हमारी कंपनी गंदी है, सारे शेयर होल्डर बेचने पे उतारू है शेयर्स को, मार्केट के अंदर हमारी इमेज बड़ी खराब हुई पड़ी है, मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा आ गई है। किसी ने अफवाह फैला दी है कि इनके शेयर गंदे, कंपनी डूबने वाली है, मार्केट में सप्लाई ज्यादा आ गई, हर आदमी बेचने के लिए आ गया है। जब मेरी अफवाह फैली हुई है कि मैं डूबने वाला हूं, खरीदेगा कोई भी नहीं। अब मेरी कंपनी के शेयर मार्केट में इतनी ज्यादा सप्लाई आ गई, शेयर का प्राइस डाउन होने वाला है, और जबकि ये सब झूठ है। कंपनी मैं खुद खड़ा होकर दिखाना चाहती हूं कि जी टेंशन ना लो, कोई डूबी नहीं है, जैसी सप्लाई आएगी मैं बायबैक करना शुरू कर दूंगा, ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि कंपनी डूबने वाली नहीं है, पैसा बहुत है, ताकि शेयर के मार्केट के प्राइस को सेट किया जा सके। मैनेजमेंट को रियल में लग रहा है कि ये सब धोखा हो रहा है, प्राइस तो डाउन है ही नहीं। कंपनी कहती है अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरी कंपनी का प्राइस डाउन है, बायबैक करवाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास लाओ, मैं शेयर खरीदूंगी। इससे कंपनी की मार्केट में इमेज बढ़ती है। हम अपनी इमेज को सेट करना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको पहले यह समझ में आ गई कि कंपनी क्यों करना चाहती है ऐसा, कंपनी बायबैक करने क्यों ऐसा करना चाहती है। कंपनी चाहती है हमारे पास कैश ज्यादा है, हम अर्निंग पर शेयर बढ़ाना चाहते हैं, हम डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, और हमें लगता है कोई हमारी कंपनी को इमेज खराब कर रहा है हमारी कंपनी की। हमारे पास होस्टाइल बिडर आया हुआ है। होस्टाइल बिडर का मतलब हमारी कंपनी को कोई चुपचाप खरीदना चाहता है। कैसे कि अगर कोई आदमी 51% शेयर खरीद ले तो चुपचाप खरीद ही लेगा। ऐसा हुआ था यहां पे इंग्लैंड में, एक वो है इंडिया का बंदा मित्तल स्टील का काम करता है, वो सरिया वगैरह स्टील का काम करता है। उसने वो क्या करता है, पूरी कंपनी को खरीद लेता है और फिर वहां से अपने इंडिया के आदमियों को नौकरी देता है, वहां के आदमियों को निकाल देता है। तो वहां की गवर्नमेंट ने कहा, ये सब कंप्लेंट गई वहां की गवर्नमेंट के पास। वहां पर एक स्टील की कंपनी है, मित्तल स्टील है शायद, वो स्टील की कंपनी ने क्या किया, फॉरेन की एक स्टील की कंपनी थी, उसके 50% शेयर मित्तल ने खरीद लिए। बस 1% शेयर और खरीदने, सब कुछ डिसीजन मेरे चलेंगे। मित्तल ने पूरा ऑफर डाल दिया, कुछ जिस आदमी के पास शेयर है मुझे बेच दो, ट्रिपल रेट पर लूंगा 1% शेयर। कंपनी ने फटाफट अपना बायबैक निकाला, जिसको भी बेचने हमें बेच लो शेयर, इसके पास नहीं जाने चाहिए। इसे बोलते हैं होस्टाइल बिड। चुपचाप कंपनी को इंटरनली खरीद लेना, शेयर खरीदते चले जाओ, आपके पास आ जाएगी कंपनी। तो कंपनी को ऐसा लगता है कि होस्टाइल बिड होने वाली है, कंपनी कहती है ऐसी होस्टाइल बिड हो जाएगी तो हमारी कंपनी खतरे में आ जाएगी, हम तो बायबैक ही कर लेंगे अपने शेयर्स का। मेरी बात समझ में आ गई? चलो अब पहले इतनी बात की थ्योरी लिखते हैं। अब आ जाओ मेरे साथ साथ ये थ्योरी लिखे। बायबैक मींस, बायबैक means purchase of its own shares by a company, purchase of its own shares by a company। एक कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करना चाहती है। फ्रॉम बायबैक results decreasing in share capital, results decreasing in share capital। बायबैक के कारण
कंपनी की शेयर कैपिटल डाउन हो जाती है। रीजन ऑफ बायबैक मतलब वाई ए कंपनी want to buy back, क्यों कंपनी बाय बैक करना चाहती है, रीजन क्या है? रीजन नंबर 1, कंपनी हैव मोर कैश, कंपनी के पास कैश बहुत ज्यादा है, कंपनी वांट टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, कंपनी अर्निंग पर शेयर बढ़ाना चाहती है, कंपनी वांट टू इंक्रीज प्रमोटर्स होल्डिंग, कंपनी चाहती है जिन्होंने कंपनी बनवाई थी वो लोगों को अच्छे से पता है कि कंपनी कैसे काम करेगी, उनका डिसीजन लेने में ज्यादा हाथ होना चाहिए, उनकी होल्डिंग बढ़वा देते हैं, बाहर वाले का लोगों से बायबैक कर लेते हैं। कंपनी वांट टू डिस्क्रेज अदर्स, कंपनी दूसरों को डिस्क्रेज करना चाहती है टू मेक होस्टाइल बिड, कंपनी चाहती है कोई बाहर का आदमी कब्जा ना दबा ले, उसे डिस्क्रेज करना चाहती है टू टेक ओवर द कंपनी। या फिर किसी ने झूठी अफवाह फैला रखी है, शेयर का प्राइस डाउन जा रहा है, कंपनी वांट टू सपोर्ट शेयर प्राइस बिकॉज मैनेजमेंट ओपिनियन the market price of share is less than from net worth, due to depressed market। मार्केट में मंदा है, इस वजह से मेरी कंपनी के शेयर का प्राइस आपने डाउन कर रखा है, जबकि रियल में यह डाउन होना ही नहीं चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है। कोई डाउट है? बायबैक का मतलब क्या होता है? कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को वापस ले ले। अब अपने इक्विटी शेयर को वापस ले ले जिससे क्या हो जाएगी? कैपिटल कम हो जाएगी। कंपनी ऐसा करना क्यों चाहती है? कैश ज्यादा है, या होस्टाइल बिड को रोकना चाहती है, अर्निंग पर शेयर बढ़ाना चाहती है, प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ाना चाहती है, या शेयर प्राइस को सपोर्ट करना चाहती है क्योंकि डिप्रेस्ड मार्केट चल रही है और मैनेजमेंट को लगता है कि हमारे शेयर का प्राइस ज्यादा होना चाहिए, हमारी नेटवर्थ ज्यादा है। कोई डाउट है किसी को? चलो आगे। कंपनी ने तो अपनी सारी पोजीशन सुना दी। अब हम लोग कंपनीज एक्ट बोलता है कि आउटसाइडर आप बताओ आपको क्या दिक्कत है। चलो कंपनी बायबैक कर रही है, आप बताओ आपको क्या दिक्कत है। अब आउटसाइडर क्या बोलते हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूं आउटसाइडर क्या बोलते हैं। आउटसाइडर की प्रॉब्लम जो भी है यार,
क्या बोल रहे हैं आउटसाइडर? आउटसाइडर कहते हैं जी देखो ये एक बैलेंस शीट है कंपनी की, आराम से समझ लो आप। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए की, कंपनी ने प्रॉफिट कमा रखा है 150 रुपए का। ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है, वो एज ए डिविडेंड कभी भी ले सकते हैं इसको। मतलब 250 रुपए लगे हुए इक्विटी शेयर होल्डर के, और हम आउटसाइडर्स है, हमारा पैसा लगा हुआ है 50 रुपए। कंपनी में टोटल मिलाकर जो एसेट्स पड़ी हैं वो 300 रुपए की हैं। आउटसाइडर कहते हैं आप सोच के देखो, 300 रुपए का, हमारी 50 रुपए हमारा लोन है, 300 रुपए की एसेट्स पड़ी हुई हैं। हम तो सिक्योर है, एसेट जितने की भी बिक जाए, 200 की बिके, 250 की बिके, 100 की बिके, हमारे 50 रुपए तो मिल ही जाएंगे। भाई जो घाटा होगा मालिक को होगा, तो हम बड़े सेफ है। इस बैलेंस शीट को देखकर बोलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं भाई साहब ध्यान से सुन लो, पहली बात तो आप बोल ही गलत रहे हो। ये जो 150 रुपए का प्रॉफिट है, ये तो हम जब मर्जी निकाल सकते हैं कंपनी में से। कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती है, कोई रोक नहीं लगा सकता इस पर। तो ये 150 रुपए तो हम जब मर्जी निकाल सकते हैं। आप ऐसे बोलो 50 रुपए का लोन है, 300 में से ये 150 तो मैं जब मर्जी निकाल सकते हैं एज ए डिविडेंड। तो 150 रुपए की एसेट्स है आपके पास, ये बोल रहे इक्विटी शेयर होल्डर। आउटसाइडर कहते तब भी कोई टेंशन नहीं है, चलो 150 रुपए की एसेट्स है ना हमारे 50 रुपए के लोन पर, 50 रुपए की तो बिकेंगी सारी एसेट्स, हम तो सेफ है। हाँ या ना, कोई डाउट? पक्का? आउटसाइडर कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी 150 रुपए की एसेट्स कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। आप हमारी 150 रुपए की एसेट सेफ रख दो, आप भी कर लो बाय बैक, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी 150 की एसेट्स नहीं कम होनी चाहिए यहां से। तब शेयर होल्डर्स ने कहा सर हम एक काम करते हैं, हम 50 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल कम कर देते हैं, 50 रुपए के कैपिटल कम करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 50 की पेमेंट कर दी, हम जो ये पैसे कम दे रहे हैं अपने प्रॉफिट में से देंगे, जो 150 के हमारे प्रॉफिट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं इसको। आउटसाइडर के 50 रुपए हैं और एसेट्स रह जाएंगी 250 रुपए की। अब सब लोग पूछते हैं आउटसाइडर को, आउटसाइडर तुम्हारी सिक्योरिटी क्या? आउटसाइडर कहता है 250 रुपए की एसेट्स है, शेयर होल्डर कहते हैं 150 तो हम कभी भी निकाल सकते हैं, 100 रुपए की सिक्योरिटी रहेगी। आउटसाइडर कहते हैं ये क्या, ये तो धोखे वाली बात है, आपने कहा था हम तो पेमेंट यहां से कर रहे हैं। इसीलिए आउटसाइडर क्या बोलते हैं कि सर आप ना एक काम करो, इक्विटी शेयर कैपिटल की पेमेंट कर दी, इस प्रॉफिट को कम कर लो, इस प्रॉफिट को कर लो 100, ताकि आप निकाल ना पाओ पैसे, और जो वो प्रॉफिट है उसको लिख दो CRR, अलग से रख दो। अभी बताओ कैसे रखेंगे, प्रॉफिट निकाल के अलग रख दो, और यहां हो जाएंगे आउटसाइडर 50 और यहां हो जाएंगी एसेट्स 250। अब हमसे कोई पूछेगा आपकी एसेट्स कितनी, हम कहेंगे 250 रुपए की एसेट्स है, और ये लोग 100 रुपए कभी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो 150 रुपए की एसेट सेफ है। आप मुझे बताओ ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए इनसे? बोलो, आप सोच के देखो, बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है 100, P&L है 150, आउटसाइडर है 50, एसेट्स है 300। आउटसाइडर की सिक्योरिटी कितनी है? 300 रुपए की एसेट्स है
और 150 रुपए ये कभी भी निकाल सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, जो इनका प्रॉफिट है। तो कितनी सिक्योरिटी है? 150 रुपए की। अब ये 150 में से किस 150 को कुछ भी करें, आउटसाइडर को दिक्कत होनी चाहिए ना। इक्विटी शेयर होल्डर क्या बोलते हैं? कहते हैं हमारी कैपिटल कर दो 50 की पेमेंट, हमारा P&L कर दो 100। भाई यहां से 50 निकाले, इनको दे दिए, और जो 50 है ना वो अलग से रख दो 100 में, 150 में से। नहीं समझ में आ रही बात मेरी? और आउटसाइडर कितने रह जाएंगे? 50, और एसेट्स कितनी हो जाएगी? 250। अब जब हम एसेट्स को बेचेंगे 250 की, और ये कभी भी कितना पैसा निकाल सकते हैं? 100, तो हमारी एसेट्स 150 ही रहेंगी। आखिरकार कंपनीज एक्ट ने डिसाइड किया, कंपनीज एक्ट ने, कंपनी अपने प्रॉफिट में से बायबैक कर सकती है, कंपनी अपने प्रॉफिट में से बायबैक कर सकती है, पर कंपनी को जितने रुपए के शेयर बायबैक करेगी उतने रुपए के प्रॉफिट निकालकर CRR में डालने होंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालने होंगे। हाँ या ना? ये है सेक्शन 68। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 68। सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है अगर कोई कंपनी बायबैक करना चाहती है तो वो बायबैक कर सकती है, लेकिन वो बायबैक अपने प्रॉफिट में से करेगी। प्रॉफिट में से करने का मतलब यह है कि वो जितने रुपए के शेयर्स का बायबैक कर रही है उतने रुपए के प्रॉफिट निकालकर CRR में ट्रांसफर करने होंगे। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? कंफर्म? सोच लो। चलो एक काम करता हूं, मैं ना एग्जाम्पल के जरिए इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आप थ्योरी के लिए लगभग 3 पेज छोड़ दो, 3 पेज, और लिखे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, ये एक बैलेंस शीट है। मैं पुरानी बैलेंस शीट बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपए का एक शेयर, 1000 रुपए के। जर्नल रिजर्व है 500 रुपए के। जर्नल रिजर्व का मतलब होता है कि ये वो प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर कभी भी निकाल सकते हैं एज ए डिविडेंड। इनकी कमाई है ये शेयर होल्डर्स की। सिक्योरिटी प्रीमियम 200 रुपए, और आउटसाइड लायबिलिटी 100 रुपए, टोटल 1800। एसेट्स इंक्लूडिंग सफिशिएंट कैश 1800, 1500, 1700, 1800। आप एक बार इंटरनली सोचो आउटसाइडर के पास कितने रुपए की सेफ्टी एसेट्स है? 1800 की एसेट्स है, 500 ये कभी भी निकाल सकते, 1300 रुपए की एसेट्स है सही में आउटसाइडर्स के लिए। देखो मेरी बात समझो, मान लो आज कंपनी अपना ये 500 डिविडेंड बांटेगी, 500 तो शेयर होल्डर को दे ही देगी, कितने बचेंगे? 1300। 500 ले जाएंगे, मतलब अगर मैं किसी को ये 500 दे दूं तो यहां से भी तो 500 कम होगा ना। एसेट्स 1300 की रह जाएगी, जर्नल रिजर्व खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ये पैसे कंपनी दे ही नहीं सकती शेयर होल्डर को, ये पैसे कंपनी शेयर होल्डर को दे ही नहीं सकती।
तो 1300 रुपए किसके लिए है? वो आउटसाइड लायबिलिटी के। आज कंपनी बंद हो, एसेट्स को बेचा जाएगा, पहले इस आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट की जाएगी, फिर बचे हुए पैसे इनको दिए जाएंगे। प्रीमियम वाला नहीं, कुछ और कामों में भी यूज होता है, लेकिन ऐसे निकाल नहीं सकते आप पैसों को, प्रीमियम वाले पैसों को। अब लिखे, कंपनी वॉन्ट, कंपनी चाहती है टू बाय बैक 10% इक्विटी शेयर एट पार। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। आप जर्नल एंट्रियां बनाकर दिखाओ। आप पहले मेरी बात समझ लो। आप अपने मन में, आउटसाइडर ने क्या चिल्लाना है? जल्दी बोलो, आउटसाइडर ने क्या चिल्लाना है? हमारी सिक्योरिटी 1300 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। आज की डेट में 1800 की एसेट्स है, जर्नल रिजर्व 500 का है, 1300 से कम हमारी सिक्योरिटी नहीं रहनी चाहिए, ज्यादा चाहे हो जाए। क्लियर? अब कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कह रही है मेरे पास बहुत कैश है, बोलो, पैसा यूज नहीं हो पा रहा, हम अर्निंग पर शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं, होस्टाइल बिड लगी हुई है और प्रमोटर्स पे डिसीजन नहीं ले पा रहे, हम बायबैक करना चाहते हैं 10% इक्विटी शेयर होल्डर का। मतलब हम 100 शेयर है, 10 का बायबैक करना चाहते हैं। 1010 रुपए का एक है ना, 100 शेयर है, 10% 10 को बायबैक करना चाहते हैं, हम तो 90 शेयर रखना चाहते हैं। अब इन दोनों की सुलह कौन करवाएगा? सेक्शन 68। उसकी सिक्योरिटी भी नहीं कम होगी और उनकी बातें भी पूरी होनी चाहिए। चलो जी, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी है ना इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 10% शेयर है, मतलब 100 रुपए डेबिट करना चाहता हूं मैं, खत्म करना चाहता हूं, ये पैसे इन्हें देना चाहता हूं टू इक्विटी शेयर बायबैक। इक्विटी शेयर बायबैक, मैं 100 रुपए का बायबैक करना चाहता हूं, कैपिटल खत्म करना चाहता हूं। अब इसके लिए सेक्शन 68 बोलता है आपके पास प्रॉफिट है, ये कह रहा हां है 500 रुपए, कह रहे आप कितना बायबैक करना चाहते हो? मैंने कहा 100। कहता 500 में से 100 रुपए निकाल के अलग रख दो और कह दो हम ये कभी नहीं निकालेंगे, वादा करो इस बात का। शेयर होल्डर कहते ठीक है, वादा करते हैं इस बात का, यहां से 100 रुपए कभी भी नहीं निकालेंगे हम। आ जाओ, वादा करते हैं। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व खत्म हो गया, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये ऐसा रिजर्व है जो ये कभी भी नहीं निकाल सकते। अब 100 रुपए वादा हो गया, ठीक है, आपने वादा कर दिया तो आप पेमेंट कर दो। इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, टू बैंक, पेमेंट कर दी 100 रुपए की। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब जो बैलेंस शीट बनेगी वो क्या बनेगी? ध्यान से सुनो, अब जो बैलेंस शीट बनेगी, दोबारा बोलो। नरेशन लिखवा दूं? अभी लिखवा दूंगा, मुझे पहले ना बेसिक समझा लेने दो, ऐसे तो समझा नहीं पाऊंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक। अब ध्यान से, नई बैलेंस शीट, एसेट्स कितने की थी? 1800 की। कितने की चली गई? ये देखो, बैंक चला गया 100 का, कितने की रह गई? 17 की। एसेट 1700 की। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए की, वो भी चली गई 900।
बोलो। अब जर्नल रिजर्व 400, वादा कम हो गया, मैं पैसे कम निकाल सकता हूं। अब कितना निकाल सकती है कंपनी? सिर्फ 400। CRR 100, सिक्योरिटी प्रीमियम 100, 200। मेरी बात समझ में आ गई आपको? मैंने जर्नल रिजर्व कम करके CRR बना दिया। आउटसाइड लायबिलिटी 100। टोटल कितना हो गया? 1700। आप मुझे बताओ, अब देखना इस बैलेंस शीट में कितनी सिक्योरिटी है उनकी। 1700 थी, अब वो कितना निकाल सकते हैं? 400। क्या आउटसाइडर की सिक्योरिटी कम हुई? ना। पेमेंट हो गई या नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। इस तरह से पेमेंट की जा सकती है। सेक्शन 68 कहता है जितने रुपए की आप कैपिटल की पेमेंट कर रहे हो उतने रुपए का CRR बना दो, उतने रुपए का CRR बना दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? CRR का मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। वादा कर दो इतने पैसे हम नहीं निकालेंगे। कोई डाउट है? पक्का? अभी तो सिक्योरिटी पे हम भी यूज करेंगे। ये CRR कैपिटल में वापस जुड़ सकता है। CRR इक्विटी शेयर कैपिटल में वापस जुड़ सकता है। मैं आपको करवाऊंगा बोनस शेयर्स। अगर कंपनी चाहे CRR को दोबारा कैपिटल में जोड़ सकती है। बात तो फिर वहीं की वहीं आ जाएगी ना। नहीं समझ में आई बात? अभी बताऊंगा कैसे मैं CRR का यूज क्या होता है, वो डिस्कशन बाद में। पहले तो ये समझो कि ऐसे होता है। क्लियर? एक कंपनी ने एक बार क्या कहा, कंपनी की सुना मेरी बात। कंपनी कहते हैं इनको सिक्योरिटी कम नहीं करनी ना, मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 रुपए है, मुझे इसमें से 100 शेयर कम करने हैं। मैं एक काम करती हूं, 100 शेयर्स नए बेच देती हूं, पुरानों की पेमेंट कर देती हूं। क्या ऐसा कर सकते? रीजन बताऊं? आपको ना पहले एक चैप्टर होता था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आपके सिलेबस में से हट गया। अब वो चला गया फाउंडेशन में, वहां पे जाके अच्छे से बात समझ में आएगी। लेकिन अभी तो आप ये समझे, सिर्फ इतनी सी बात। कंपनी कहती है मुझे 100 प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट करनी है, 100 इक्विटी शेयर्स की पेमेंट करनी है। मैं 100 पुराने इक्विटी नए इक्विटी शेयर इशू कर दूं, पुरानों की पेमेंट कर दूं। क्या ऐसा कंपनी कर सकती है? इससे उसकी डेट को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना यार। आउटसाइडर को क्या फर्क पड़ने वाला है? मान लो ये बैलेंस शीट है, मैं नए 100 लाऊं, पुराने 100 की पेमेंट कर दूं, ये तो 1000 के 1000 ही रहेंगे। आप मुझे बताओ क्या मैं ऐसा कर सकते हैं? आउटसाइडर तो इस बात से चिल्लाएंगे नहीं। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। कोई खेल खेल रहे हो क्या यार? अभी तो कह रहे थे पैसा बड़ा है, हमारी मार्केट में वैल्यू डाउन हो रही है, हम प्रमोटर्स को होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं। ये क्या खेल खेल रहा है? तेरे से 100 लेके तेरे वापस दे दूं, कैपिटल तो इंटैक्ट रही। खेल खेल रहे हो क्या आप? अगर बायबैक कर रहे हो तो न्यू इक्विटी शेयर इशू भी नहीं कर सकते। जब बायबैक ही करना है, कोई खेल खेल थोड़ी ना चल रहा है। अगले 6 महीने तक, अगले 6 महीने तक नाम भी मत ले लेना कि मुझे बायबैक करना है, मैं नए शेयर इशू करना चाहता हूं। मेरी बात समझ में आ गई? आप न्यू इक्विटी शेयर नहीं इशू कर सकते अगले 6 महीने तक। नहीं बता रहा हूं, बायबैक भी नहीं कर सकते। एक ही बार बायबैक करे, रोज रोज खेल थोड़ा ना चलाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगले 6 महीने तक ना कोई न्यू इक्विटी शेयर इशू करना है, और 1 साल तक ना कोई दोबारा बायबैक करना है। मेरी बात समझ में आ गई? और बताता हूं। कंपनी रोने लगी। कंपनी कहती भाई साहब मैंने तो वादे कर रखे हैं, मैंने डिवेंचर होल्डर को वादा कर रखे कि तुम्हें इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट करूंगी। आज मैं बायबैक कर रही हूं, 2 महीने बाद मुझे कन्वर्जन करना है, और आप कह रहे हो नए शेयर इशू नहीं कर सकते, तो मेरे वादों का क्या होगा?
नहीं समझ आई बात मेरी भाई? आज बायबैक हो रहा है, आप कह रहे हो अगले 6 महीने तक आप दोबारा नए शेयर इशू मत करना। मैंने पहले कभी डिवेंचर होल्डर को कह रखा था कि आपको इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर दूंगी, वो डेट यहां पर आ रही है। वो डिवेंचर होल्डर उठकर आगे कह रहे कन्वर्ट करो हमें। हमें जब इशू किए गए थे 5 साल पहले तो कहा गया था इस तारीख को कन्वर्ट कर देंगे। कंपनी और जो कंपनीज एक्ट है वो कह रहे नए शेयर इशू नहीं करने, मैं तो फंस गया। तो इनको नए शेयर इशू किए जा सकते हैं अगर पुराने वादे हुए पड़े हैं और वो आ जाएं तो वो तो पूरे करने होंगे आपको। वो वादे कौन से होते हैं? जैसे बोनस शेयर देना, मैंने कह रखा था बोनस शेयर दूंगा। वो कन्वर्जन, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। ईसोप, मैंने अपने एम्प्लॉइज को बोल रखा था कि जी आज से 3 साल के बाद आपको शेयर दूंगा। वो टाइम आ गया, बात समझ में आ गई? तो ये तो कर सकते हैं। वैसे 6 महीने तक कोई शेयर इशू नहीं कर सकते, लेकिन बोनस शेयर, कन्वर्जन, ईसोप ये इशू कर सकते हैं अगले 6 महीने तक। नहीं समझ में आई बात मेरी? पक्के तो पहले ही वादे करके थे, ये तो ना पता थे मुझे। अब ध्यान से सुनो, मैं 100 रुपए के इक्विटी की पेमेंट करना चाहता हूं। आउटसाइडर क्या बोलेंगे? कर लो पेमेंट, बस इससे कम सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना? मैंने क्या किया, नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। प्रेफरेंस शेयर यहां इशू की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपए की, ठीक? और उस 100 रुपए से इनकी पेमेंट कर दी। क्या आउटसाइडर को कोई दिक्कत आएगी ना? हां, आप नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं इक्विटी की पेमेंट करने के लिए। मेरी बात समझ में आ गई? इक्विटी शेयर होल्डर की बायबैक करना है तो 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, सीआरआर बना दो, प्रॉफिट कम करो, सीआरआर बना दो। रास्ता नंबर 2, न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो और इक्विटी की पेमेंट कर दो। इनसे आउटसाइडर को कोई दिक्कत नहीं होगी। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? आगे चलूं? सोच लो, पक्का ना? चलो आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं। आ जाओ, आओ बच्चों आगे चलते हैं, छोटी सी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जब इक्विटी शेयर को बायबैक करते हैं ना, तो कई बार ये बायबैक महंगे प्राइस पर किया जाता है। जैसे शेयर का प्राइस है 100 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 1000। कंपनी बायबैक करना चाहती है, कंपनी कहती है 15-15 रुपए का शेयर खरीद रही हो, वापस बेच दो। जब कंपनी की कंडीशन बड़ी अच्छी होती है, लोग शेयर दे नहीं रहे, कंपनी मजबूरी में है, तो कंपनी 15-15 रुपए का बायबैक करती है। तो कैसे करते हैं? मतलब 10 रुपए वाला शेयर 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। जो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन बायबैक। अब जो ये 5 रुपए एक्स्ट्रा है ये कहां से आएंगे? 10 रुपए का हिसाब तो हो चुका। 10 रुपए का हिसाब तो क्या बनेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए टू इक्विटी शेयर बायबैक 10 रुपए, ये तो कोई इश्यू नहीं। फिर 10 रुपए से आउटसाइडर को दिक्कत है, तो आउटसाइडर क्या बोलते थे? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कर दो 10 रुपए का। अगर आप ये करने में कामयाब रहे तो इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट कर दो। इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक
पेमेंट कर दी। कोई डाउट यहां तक? बोलो बच्चों। अब जो ये 5 रुपए एक्स्ट्रा है इनका क्या होगा? ये तो प्रीमियम है, तो हम कैसे एंट्रियां बनाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10, ये तो 10 ही है। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक। ये वाली एंट्री समझ में आ गई? बोलो। 10 रुपए के लिए तो ये काम हो ही जाएगा, 10 रुपए के लिए तो ये वाला काम कर ही देंगे। जो ये 5 रुपए है इसे सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। बात समझ में आ गई? मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं हुआ, बैलेंस शीट में नहीं हुआ, फिर वही फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व मतलब जर्नल रिजर्व। क्लियर? और उसके बाद जब यहां पेमेंट करेंगे तो पूरे 15 की पेमेंट कर देंगे। क्या चीज? रिजर्व भी ना हुआ, फिर बायबैक किस लिए कर रहे हो? भागो यहां से। जब बायबैक ने वैसे कह रहे थे हमारे पैसे बड़े हैं, हमारे पास प्रॉफिट बड़े हैं, घाटे में चल रहे हैं, फिर किस बात का बायबैक? ये तो उन्हें कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, नहीं है तो चलो घर। बात समझ में आ गई? दोबारा बताऊं, इसी क्वेश्चन के जरिए दिखाता हूं। मान लो ये 10 रुपए का शेयर है, मैं 10 रुपए का शेयर 15 में पेमेंट करना चाहता हूं, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल 10 की, इक्विटी शेयर बायबैक 10 का है। मैं एंट्री साथ में जोड़ दूंगा, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 5 और ये हो जाएगा 15। ये पेमेंट तो 15 की हो जाएगी, इसका तो कोई इश्यू नहीं है। 10 रुपए के लिए मैंने ये बना दिया। जो 5 रुपए है प्रीमियम ऑन बायबैक, इसके लिए एंट्री बनाऊंगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। और मान लो बैलेंस शीट में ये प्रीमियम हो ही ना, तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। फ्री रिजर्व का मतलब जर्नल रिजर्व, P&L अकाउंट, जिसमें से डिविडेंड दे सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैं ट्राई कर रहा हूं, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए बड़ा हैवी हो जाएगा। चलो देखते हैं हैवी क्या होना, हिम्मत क्या हारनी। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एक बैलेंस शीट है, सेम बना देता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल है 1000 रुपए, 10 रुपए का एक शेयर। जर्नल रिजर्व है 500 रुपए का। सिक्योरिटी प्रीमियम है 200 रुपए का। आउटसाइड लायबिलिटी है 100 रुपए की। एसेट्स हैं 1800 रुपए की। सेम क्वेश्चन बना दिया। कंपनी वांट टू बाय बैक 10% ऑफ शेयर एट ₹15 पर शेयर। एट द रेट ऑफ ₹15 पर शेयर। क्लियर? तो कैसे बायबैक करेंगे? सॉल्यूशन। पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर है,
1000 रुपए के शेयर है, 10% करने हैं, 10 शेयर 100 रुपए के। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ओन बायबैक, 10 शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम है, 50 टू इक्विटी शेयर ऑन बायबैक, ₹150। अब कैपिटल के लिए तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा। तो वादा कैसे करूंगा, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR 100 रुपए और 50 रुपए जो प्रीमियम है, इसके लिए देखना पड़ेगा क्या मेरे पास प्रीमियम पड़ा है। यस, पड़ा है 200 रुपए का, यहां से यूज करना होगा। अगर ना पड़ा होता तो जर्नल रिजर्व से यूज कर देता। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ओन बायबैक, कितने रुपए, 50 सिर्फ प्रीमियम करोगे ना। अब पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर की। इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक 150 रुपए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है, बोलो। मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी में लिखवाना चाहता हूं, फिर आगे चलूंगा। जर्नल एंट्रीज फॉर बायबैक, बायबैक के लिए जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले स्मॉल एंट्रीज होंगी कुछ, वो बनानी है आपने। स्मॉल एंट्रीज कैसे, जैसे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचने की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बीच में जो डिफरेंस होगा वो P&L में चला जाएगा। ऐसी छोटी मोटी एंट्री आ सकती है, पहले तो वो बनानी होंगी जो मैं नहीं बताना चाहता, आपको आती हैं। ऐसे आ सकता है डिवेंचर इशूड, डिवेंचर इशू की क्या एंट्री बनेगी, डिवेंचर रिडीम्ड, अभी तो बस आप इतनी करें, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मैं वो सब कुछ बातें नहीं करना चाहता, मेरी बात समझ आएगी। ऐसी वो भी आ सकती है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये एंट्री मैं आपको सिखा दूंगा। ये एंट्री अभी आ सकती है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। ठीक है, मैं ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा इसकी, क्योंकि ये फाउंडेशन में है, नए कोर्स के अंदर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो अलग बात है, हल्का सा हिंट दूंगा बस इसका। यहां पे थोड़ा सा ही काम है, ज्यादा काम नहीं है इसका। इसके बाद आप बायबैक की एंट्रियां बनानी शुरू करोगे। अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, आपने जो पैसे उनको देने हैं उसकी एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट या टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? इसके बाद क्या करोगे, जो प्रीमियम ऑन बायबैक है इसको खत्म करते हैं, प्रीमियम ऑन बायबैक को। अब ये तीसरी एंट्री, आपने इसी प्रोसेस में एंट्रियां बनानी है। पहले आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेची है, कोई डिवेंचर इशू की है, डिवेंचर की पेमेंट की है, कोई प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं, या कोई और छोटी मोटी एंट्री, डिविडेंड दिया, फिक्स एसेट बेची, कुछ भी बोल सकता है। इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर की ड्यू की अमाउंट बना दी। अब सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री बनाएंगे। क्या बनेगी,
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। यहां पे नोट लिखवा दे तो इस एंट्री में प्रीमियम ऑन बायबैक और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दोनों के लिए कौन सा क्या यूज किया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो लिखवा तो दिया, ये वाली बात लिखवा नहीं देता, यहां पे तो नोट इफ प्रीमियम अमाउंट नॉट सफिशिएंट देन फ्री रिजर्व इज यूज्ड। ये तो ठीक है ना? तो फ्री रिजर्व का यूज किया जाता है। मैं आपको ये छोटी मोटी एंट्रियां जरूर सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं पहले यहां चल रहा हूं कि पहले ये ड्यू की एंट्री हो गई सेकेंड एंट्री से, उसके बाद प्रीमियम की एंट्री हो गई, प्रीमियम की एंट्री के बाद फोर्थ पॉइंट, अब कौन सी एंट्री बनानी पड़ेगी? सीआरआर की। आ जाओ, क्रिएट सीआरआर और इशू न्यू प्रेफरेंस शेयर फॉर बायबैक पर्पस एज पर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट। इसकी एंट्री बनानी होगी मुझे, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर या फिर वो शेयर इशू करने की एंट्री क्या, तो जल्दी बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मैं डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर, अभी सिर्फ लिखवा रहा हूं, मोटा मोटा बताया मैंने, ठीक है? इस पे नोट लिखो। क्या बायबैक के लिए इक्विटी शेयर इशू कर सकता हूं? नहीं, अभी करवाया था ना कि इक्विटी शेयर तो इशू करने, तो खेल थोड़ी ना चल रहा है। लिखिए, नो इक्विटी शेयर कैन बी इशूड फॉर बायबैक। बायबैक के लिए मैं इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकता। ओ आगे, नोट मेक फर्दर इशू of equity shares up to 6 months from buyback except, हम 6 महीने तक भी नए शेयर इशू नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते कौन से? ईसोप। मैंने AS20 में बताया भी था थोड़ा बहुत ईसोप के बारे में आपको। स्वेट इक्विटी शेयर, ये भी हम कंपनीज के एम्प्लॉइज को देते हैं, जो हमें बड़ी नॉलेज देते हैं कंपनी को, बस आप इतना ही समझे। कन्वर्जन, बायबैक, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बायबैक लिख दिया, क्या बोनस लिखना था? इसके बाद एक लाइन छोड़ देना यहां पर, फिर 5वीं एंट्री, अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर,
इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं एक क्वेश्चन बनाना चाहता हूं, आप मेरा साथ देंगे इस क्वेश्चन में। मुझे पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन के जरिए हम काम कंप्लीट कर जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। जो नए वाली फाउंडेशन आई है उसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बोनस शेयर सब कुछ है। आपको पता है आता है, ये नहीं आता। अगर आता होगा तो आपको याद आ जाएगा, नहीं आता होगा तो आप समझ लेंगे ये सब कैसे होता था। मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन शायद आ सकता है, और शायद क्या, मुझे 90% उम्मीद इस टाइप के क्वेश्चन की है। एग्जाम्पल नंबर 3। आओ मेरे साथ साथ एक बैलेंस शीट बनाएं। मैं ये पुराने फॉर्मेट में इसलिए बनाकर दिखा रहा हूं ताकि आपको पहले समझ आ जाए, जब क्वेश्चन करेंगे तो नए फॉर्मेट में ही करेंगे हम। आ जाओ, यहां से शुरू करता हूं मैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए का एक शेयर है, 1000 रुपए की लगा लो। चलो, पी एंड एल अकाउंट 50 रुपए, जर्नल रिजर्व 70 रुपए, रिवैल्यूएशन रिजर्व, अब क्या करूं, मजबूरी हो रही है सब डालना, 20 रुपए। ओहो, प्रेफरेंस कैपिटल तो लिखना ही भूल गया, कैसे करूं अब, ऊपर लाइन में लिख दूं। वैसे इक्विटी के बाद लिखना होता है, मैं लिख देता हूं। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी 10 रुपए का एक है, 500 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम 20 रुपए, CRR, यार एक काम करूं ना, पी एंडल ज्यादा रख लेता हूं, 500 रुपए कर देता हूं ये भी, तब तो 10-10 करूंगा। CRR 10 रुपए, %10 डिवेंचर 50 रुपए, ये भी 10 रुपए का एक है। अदर लाइबिलिटीज, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, ये मुझे ऐसा लगता है इससे टफ नहीं बन सकता, सब कुछ कवर करूंगा। अदर्स की बात है इसमें। फिक्स एसेट्स 1200 रुपए, इन्वेस्टमेंट 100 रुपए, अदर्स इंक्लूडिंग सफिशिएंट कैश, इंक्लूडिंग कैश। टोटल करना कितना आ रहा है ये, 2000, 2070, 2070 30, 2100, इधर का कितना बैलेंस रह गया, 800। देखो, मुझे सिखाना तो बायबैक था, मैं बेकार की कहानी में ये चेक कर लेना, ठीक आ रहा है ना ये 2170। मेरे को कैलकुलेशन में गलत मत बता देना, एक तो क्वेश्चन बना रहा हूं, ऊपर कैलकुलेशन गलत बताना शुरू कर देते हैं। मुझे करना तो बायबैक था, मेरा मेन मुद्दा तो ये था कि कंपनी वांट 10%, कंपनी वांट टू बाय बैक, है नहीं, 200 रुपए डाल दो। चलो, 2370, 1070, 2370। अब ठीक है, मैं देखो ये 2 लाइनें लगा रहा हूं, आप भी ऐसे लगाना। मेरा मेन काम तो ये था, कंपनी वांट टू बाय बैक 10% इक्विटी शेयर एट ₹15 ईच। बस मेरा मेन काम तो ये था, लेकिन मैं इससे पहले कई गंद घोल रहा हूं, वो देखो क्या क्या करता हूं मैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट
एट ₹120 मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी 120 रुपए की। कंपनी रिडीम्ड 10% डिवेंचर ऑफ ₹12 ईच, 12 रुपए का एक डिवेंचर की पेमेंट कर दी। वैसे ना मेरा दिल था कि सिक्योरिटी पे में कोई बढ़ाया जाए, मैं नहीं, तुम्हें तो तुमको एक हद होगी, आपने दोबारा एक बार कटिंग करनी पड़े, तुम्हें आफत आ गई। यहाँ पे मैं काम कर रहा हूं इतना, ये 150 कर दो, ये 70 कर दो, तो मुझे पता नहीं 50 बार चेंज करना पड़ेगा। आगे और लिखता हूं, कंपनी रिडीम्ड 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसा करो, कंपनी रिडीम्ड कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 50 है ना। कंपनी रिडीम 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम। ये सब छिटपिट बातें मैंने बीच में डाल दी, और भी डाल सकता, ब्याज दिया, ये दिया, वो छुटपुट तो डाल सकता, मैंने कुछ मेन बातें डालनी है। इसके बाद एक और डाल देता हूं, कंपनी इशू बोनस शेयर्स इन द रेशियो 1:2। क्लियर? मैंने कोशिश की है और मैंने स्टेप भी बना दिए कि आपको पहले कौन सी एंट्रियां बनानी चाहिए, फिर बनानी भी इसीलिए तरह से चाहिए। अगर बड़ा क्वेश्चन कोई आ जाए, इसी स्टेप में एंट्रियां बनानी चाहिए आपको। पहले इन्वेस्टमेंट की बात सोच लेनी चाहिए, फिर रिडम्पशन की, फिर रिडम्पशन की कोई छोटी मोटी बात की एंट्री हो वो सोच लो, फिर बाय बैक करो, फिर बोनस शेयर करो। क्लियर? आ जाओ, हमारा वैसे इंटर के अंदर अभी लिखा है इन्होंने कि इतना काम है, बस ये सारा काम बाकी फाउंडेशन का है। अब आपको फाउंडेशन का काम याद है नहीं याद है मुझे मालूम नहीं, मैं इसलिए करवा रहा हूं ये। आ जाओ, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेची। मैं भी अब की बार सॉल्यूशन में भी मैं ये सोचता हूं कि मैं सारे स्टेपों को इसी तरह से लिखूं, पहला स्टेप क्या होगा, इसी तरह से लाइन में बनाऊंगा। अब सबसे पहले कौन सी एंट्री बनाऊं? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की बेच दी? 120 की। तो बैंक अकाउंट डेबिट 120 टू इन्वेस्टमेंट 100 टू P&L अकाउंट 20। 120 रुपए की बेच दी। अब आपको ना हर एंट्री के साथ सोचना होगा, अब जो मेरा P&L है वो 500 नहीं है, इस वक्त 520 है, यहां पर घाटा भी हो सकता था। हर एंट्री के बाद आपको सोचना होगा कि मेरा P&L कितना बचा हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई? ये मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी। अब मैं डिवेंचर्स की पेमेंट करना चाहता हूं, डिवेंचर्स की पेमेंट करना चाहता हूं। मैंने 10% डिवेंचर पेमेंट्स कर दिया, रिडीम 10% डिवेंचर 12 रुपए ईच, 12 रुपए का एक किया है। तो करे डिवेंचर कितने की है? 50 रुपए की डिवेंचर है, हाँ ना? आ जाओ, 12% 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 500 रुपए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने रुपए? प्रीमियम रिडम्पशन 2 रुपए का एक डिवेंचर पे रिडम्पशन है। कितने थे? 50, 5 डिवेंचर है ना, 2 रुपए एक पे प्रीमियम दिया है मैंने, 12 रुपए का एक दिया है, तो 10 रुपए प्रीमियम हो गया। बोलो, मैंने 10% डिवेंचर पेमेंट कर दी है। मैंने ये नहीं लिखा 10% की, 10% तो नाम है उनका, बस टोटल डिवेंचर पेमेंट की। टोटल डिवेंचर 50 थे, 10 रुपए का एक था,
तो 5 डिवेंचर थे, ₹2 प्रीमियम है, तो मैंने ये ₹2 प्रीमियम, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर 510, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। सीधा बैंक नहीं लिखते कभी हम, इस तरह से लिखते हैं डिवेंचर होल्डर। क्लियर? अभी करूंगा, पहले डिवेंचर होल्डर आएगा फिर बैंक आएगा। ₹510 डिवेंचर होल्डर को देने हैं मुझे। अब जो प्रीमियम और रिडम्पशन है, हमेशा चाहे वो किसी का भी प्रीमियम हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम हो, चाहे वो इक्विटी शेयर का प्रीमियम हो, या वो, एक मिनट यार मुझे कुछ और बोलने दो, आप कुछ और पे लगे हुए हो। ये लो 60 हो गए। किसी भी चीज का प्रीमियम हो तो उसे सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ना हो तो फ्री रिजर्व से करते हैं। तो ₹10 प्रीमियम है, तो आप पहले ये देखिए क्या मेरे पास प्रीमियम पड़ा है, ₹70 का है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ना होता तो फिर मैं बाकी फ्री रिजर्व पर जाता। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ओन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ₹10, और इसके बाद डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर दो। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक ₹60। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैं एक एक स्टेप लेकर चल रहा हूं। पहले मैंने इन्वेस्टमेंट बेची, फिर मैंने डिवेंचर की पेमेंट की, डिवेंचर्स की पेमेंट करने के बाद फिर कह रहा हूं आपसे, अगर आपके पास और भी कोई एंट्री हो सकती है चिटपिट, तो वो एंट्री डाल देंगे। अब आप समझेंगे ना, तो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम पता कितना पड़ा हुआ है यहां पर? 60। बैंक बैलेंस कम पड़ा हुआ है मेरे पास या ज्यादा पड़ा हुआ है, जो भी है, ये चेंज होते जा रहे हैं साथ साथ। अब मैं बात करता हूं प्रेफरेंस शेयर्स की। आ जाओ प्रेफरेंस शेयर्स की। कितने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया है? 20। कितने पर किया है? 10% प्रीमियम पर। कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 50। ₹500 के है ना, मतलब 50 प्रेफरेंस शेयर है और 20 की पेमेंट कर दी है। आ जाओ, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 × 10 200। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने रुपए है? डेबिट कितने? 10% है ना, 20 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 220। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, ठीक है। बिल्कुल फिर वही प्रीमियम है तो उसको राइट ऑफ करो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट वहां से हो जाएगा, ना होता तो फ्री रिजर्व का यूज करता। टू प्रीमियम ओन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 20। क्लियर? अब यहां पर भी पेमेंट करने से पहले, डिवेंचर में तो ऐसा कुछ नहीं होता, इनको पेमेंट करने से पहले सीआरआर बनाना पड़ता है। और कितने रुपए का सीआरआर बनाना पड़ेगा? जितने की कैपिटल की पेमेंट कर रहे हो आप, ₹200 की। वैसे तो बहुत सारा काम है इसके अंदर, वो आप फाउंडेशन में सीखेंगे। यहां तो बस इससे ज्यादा नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई? मतलब फाउंडेशन में सीखना था, जिसे नहीं आता तो ठीक है चलेगा, मेरा इंटर के लिए इतना चल जाएगा। अब मैं इसका सीआरआर बनाऊंगा, और सीआरआर कहां से बनाऊंगा? फ्री रिजर्व से। एंट्री फ्री रिजर्व कौन से है? देखो, P&L भी फ्री रिजर्व होता है, जर्नल रिजर्व भी फ्री रिजर्व होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होता। ओके, तो मैं जर्नल रिजर्व या P&L का किसी का भी यूज कर सकता हूं। तो मैं कोशिश करता हूं मैं पहले जर्नल रिजर्व यूज कर लेता हूं, P&L का भी कराओगे तो गलत नहीं है। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने के जर्नल रिजर्व है? 70 के। खत्म हुआ। मुझे तो ₹200 का सीआरआर बनाना है ना। बाकी P&L अकाउंट डेबिट कितने का रह गया? 130 टू सीआरआर ₹200 का। अब मैं पेमेंट कर सकता हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट
टू बैंक 220। बात समझ में आ गई? इन्वेस्टमेंट बेच दी, डिवेंचर होल्डर में तो कोई सीआर, आप अगर देखेंगे ना डिवेंचर्स की एंट्री और प्रेफरेंस की एंट्री सेम बन रही है, सिर्फ एक सीआरआर की एंट्री तो अलग आई है, बायबैक की भी वही बन रही है। अब इसके बाद आएगा बायबैक। बायबैक क्लियर? आ जाओ बायबैक की बात करते हैं। कहा गया बायबैक? ये मुझे कितना बायबैक करना है देखना, 10% शेयर 15 रुपए के हिसाब से। तो आ जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए आ गए? 100। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 50। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 150। सेम ही बात चल रही है। फिर वही वाली बात आप देख लो, अगर सिक्योरिटी में पड़ा है या नहीं पड़ा। 10 और 20 30 आ चुका है, अभी पड़ा हुआ है 40, पर या तो 50 है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया, 40 वहां से यूज हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 40 भाई, 40 20 60 और 10 70 पूरा खत्म। बोलो, अब फ्री रिजर्व से पैसा लेना पड़ेगा, जर्नल रिजर्व आप पहले खत्म कर चुके। अब किससे पैसा लेना पड़ेगा? पी एंडल से। पी एंडल में तो पड़ा 500 रुपए, तभी तो यूज ही नहीं हुआ। बोलो पक्का ना? तो चलो, पी एंडल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक कितने रुपए? 50। ये तो प्रीमियम की बात हो गई। अब क्या कर, कितने रुपए का सीआरआर बनाना पड़ेगा? 100 रुपए का, हाँ या ना? 100 रुपए का सीआरआर बनाना पड़ेगा, फ्री रिजर्व लेना होगा। तो मेरे पास पी एंडल पड़ा है। आधे मूर्ख, ये ना पड़ा होता तो क्या करते भाई, फिर बायबैक ही ना होता। बायबैक होगा तभी जब ये सब चीजें होंगी, नहीं तो कंपनी की कंडीशन ही बेकार है। कौन सा बायबैक करने आ रही है? टू सीआरआर कितने रुपए का हो गया? 100 का। अभी पी एंडल तो पड़ा होगा ना मेरे पास अभी। अब इनकी पेमेंट कर दो बस। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, वो इक्विटी शेयर होल्डर बना दिया मैंने, यहां नाम लिखा था इक्विटी शेयर बायबैक। मर्जी इक्विटी शेयर होल्डर भी लिख सकते हैं। टू बैंक कितना? 150। कोई दिक्कत है? अब झगड़ा रह गया बोनस शेयर्स का। बोनस शेयर हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं। बोनस शेयर किसको मिलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को। बोलो, आप ये देखिए, अब आपके पास इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 90। 10 तो आप बाय बैक कर चुके, इसमें से आपने 90 को देना है 1:2, 45 शेयर। नहीं समझ में आई बात? भाई मेरे पास अब इक्विटी शेयर है कितने? 90। बोनस शेयर कितने देने हैं? 90 का 1/2, 45। 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब 450 रुपए का बोनस देना है मुझे। बोलो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, छोड़ो आप। इन द रेशो 1 शेयर एवरी 2 शेयर हेल्ड। अब ठीक है, 1 शेयर एवरी 2 शेयर हेल्ड, 1 शेयर देंगे हर 2 शेयर होल्डर्स को। अब तो ठीक है, क्लियर? अब तो कंफ्यूजन नहीं आ रही ना? आ जाओ। अभी पहले मेरा मोटिव ना ये मतलब समझाना है, मेरा मोटिव ये है कि ये समझ में आ जाए पहले पूरी बात। आपको पहले मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, 21 लिखना था। आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? 450 रुपए का शेयर्स थे।
आप मेरी बात समझो, ये तो आप मेरी तरफ से फ्री सेवा समझो, काम तो मेरा बस यही था। ये तो आपको याद नहीं है बातें बचपन की, इसलिए करवा रहा हूं मैं, और आप इसी पे डाउट करो मेरी फ्री सेवा पे। आप मेरी बात समझो ना, फ्री सेवा पे डाउट करने का मतलब नहीं बनता। और आपके लिए काम की है, और इससे ज्यादा है बातें, लेकिन मुझे लगता है आपको इतने में काम चल जाएगा, आपको अगर इतनी बातें याद है तो। वैसे तो प्रेफरेंस शेयर की अपने आप में ही बड़ी सारी बातें हैं, अपने आप में एक पूरा चैप्टर है वो। बोनस अपने आप में पूरा चैप्टर है, बस आपको मोटा मोटा समझाया जा रहा है इसके बारे में। 450 रुपए के बोनस शेयर्स देने हैं। अब आप मेरी बात समझे, बोनस शेयर देने के लिए सबसे पहले सीआरआर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सीआरआर का। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जाता है, और फिर फ्री रिजर्व का यूज किया जाता है। मुझे 450 रुपए के शेयर्स देने हैं, तो मैं सबसे पहले यह देखता हूं मेरे पास सीआरआर 450 रुपए का है, आओ ढूंढते हैं। 10 रुपए का तो पहले ही बैलेंस शीट में पड़ा था। अब मेरे पास उसके बाद कब कब सीआरआर आया। 200 रुपए का सीआरआर ये आ गया, 210 हो गया। 100 का ये हो गया, 310। मुझे तो 450 चाहिए। सीआरआर अकाउंट डेबिट 310, तो यही हो गया, 310 हो गया ना। अभी भी कमी है पैसों की। अब चेक करता हूं मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है ना, ये तो पहले ही खा गए थे हम। भाई साहब ये क्वेश्चन कर लेना, इतना अच्छा क्वेश्चन बन गया ना, ये वाक्य क्वेश्चन बना है कि एक क्वेश्चन में सारी बातें समझा दी जाए। सिक्योरिटी प्रीमियम खा चुके हम पहले ही। अब किसका यूज करेंगे? फ्री रिजर्व का। फ्री रिजर्व में जर्नल रिजर्व भी खा चुके हम। अब बचा हुआ है पी एंड एल। चेक कर ले, पी एंड एल बचा हुआ है इतने रुपए का। कितने का बचा हुआ है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट कितने रुपए का दूंगा? 450 करने थे ना। 450 माइनस 310 टू बोनस शेयर्स 450, और बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको बचपन में फाउंडेशन में बड़ी बातें बताई होगी। हाँ जी, फुल्ली पेड होने चाहिए, अगर ये पार्टली पेड है तो इनको फुल्ली पेड बनाना पड़ेगा, फ्री रिजर्व से लेने पड़ेंगे, बड़ी सारी कहानियां हैं। मैंने नहीं करनी अब कोई कहानियां, क्योंकि मेरा मेन पोर्शन तो ये है। ये तो बस सेवा भाव में बीच में आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मुझे पता है आपका दिल क्या कहेगा। ये जो सेवा भाव की बातें हैं, ये भी लिखवा दी जाए थोड़ी बहुत। बात समझ में आई है? मैंने ना स्मॉल एंट्रीज के नाम से पॉइंट नंबर 1 बनाया था। ये सेवा भाव ही है। ये सेकंड एंट्री बायबैक की है, थर्ड भी बायबैक से रिलेटेड है, फोर्थ भी बायबैक से रिलेटेड है, फिफ्थ भी बायबैक से रिलेटेड है। ये सेवा भाव की एंट्रियां में थोड़ी सी जगह छोड़ देना भी, और थोड़ी सी जगह छोड़ देना थ्योरी में। थ्योरी में चलो, जहां पे जर्नल एंट्री बना रहे हो ना, वहीं जर्नल एंट्रियों में थोड़ी सी जगह छोड़कर आप लोग मेरे साथ अलग पेन से लिखेंगे सेवा भाव, स्मॉल एंट्रीज, सेवा भाव। ठीक है। अब सेवा भाव में मुझे इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री सिखानी होगी, डिवेंचर के रिडम्पशन की एंट्रीज बतानी होंगी, प्रेफरेंस शेयर्स की और बायबैक की, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? ये जो मैंने स्टेप बताए हैं ना, वो वाले उसी के हिसाब से करने हैं जैसे मैंने एग्जांपल में बताए हैं। पहले एंट्रियां बनाएं, फिर डिवेंचर की बनाएं, उसके बाद प्रेफरेंस की बनाएं, फिर बायबैक की, फिर बोनस की। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखें, बैंक अकाउंट डेबिट
टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में तो कॉस्ट आ जाएगी और इसमें आ जाएगा सेल प्राइस। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक में तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, इसमें कॉस्ट आ जाएगी। डिफरेंस कहां चला जाएगा? डिफरेंस ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। क्लियर? और यहां पे हिंदी भाषा में लिख ले बेशक से, ये लिखे आप जब अब आगे से पी एंड एल अकाउंट देखेंगे तो बैलेंस शीट और ये वाले पी एंड एल अकाउंट को एडजस्ट करके देखेंगे। ठीक है ना? तो लिखेंगे जब आगे से पी एंड एल अकाउंट देंगे, ऐसे लिखूं क्या? वो नहीं, इतना नहीं याद। अब जब पी एंड एल देखेंगे याद रहेगा सबको। अब जब आगे से पी एंड एल अकाउंट देखेंगे तो इस पी एंड एल अकाउंट को ध्यान रखेंगे। जो जो दुख आने वाले हैं ना, वो सारे दुख बता रहा हूं मैं आपको यहां पे अब। और ये मेरी सेवा भाव है, तो इसमें तो आप समझते हो, आपको पता है मुझे कितना वो लग रहा है, बिना पैसों के सेवा भाव में बोलना पड़ रहा है ये। चलूं मैं आगे। हाँ क्या? तो हिंदी की तो लिख क्या? ओए आदत है ये, मूर्ख। ध्यान, ये या है। चलो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है ना? दूसरी ये ड्यू हो गई। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट ना हो तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और फिर डिवेंचर होल्डर की पेमेंट। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम और पी एंड एल अकाउंट देखेंगे, अब वो इनको ध्यान में रखते हुए देखेंगे कितने यहां से चले गए। लिख लो, अब जब पी एंड एल अकाउंट देखेंगे, अब जब आगे से पी एंड एल और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट देखेंगे तो इन एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए अब जब तो ऐसे लग रहा है कि मूवी थी उसमें ऐसे बोलती है अब्बा डब्बा जब्बा, ऐसे लग रहा है मेरे को। अब जब पी एंड एल अकाउंट देखेंगे, क्लियर होगी आपको? बड़ा दुख लग रहा है ये सेवा करते हुए, आपको पता नहीं है। चलो, तुम्हारा तो फर्ज है ये काम करना, मैं तो फ्री सेवा बताऊं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस बहुत बड़े टॉपिक्स है, सब फाउंडेशन में हैं। मुझे यहां के लिए जितना चाहिए मैंने वो किया है। कभी वहां पे आगे जी सर ये भी तो था, वो भी तो था। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। फिर भाई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। समझ में आई? और इसके बाद सीआरआर भी बनाना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर में, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मैंने फिर क्या कहा, मैं सेवा सिर्फ कुछ कर रहा हूं, थोड़ी सी जो यहां पर मेरा काम चल जाए बस। आप सोचे कि मैं इन चैप्टर के एक्सपर्ट बन गया, वो नहीं। फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बोलो, और ये कितने बनेगा? जितने इसी कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर, जितनी पेमेंट कर रहे हो कैपिटल के बराबर, ये नॉमिनल वैल्यू के बराबर बनेगा। बोलो ना मैं अच्छा हूं? हाँ पेमेंट, अब तो एक बात, तो फ्री काम कर रहे हो फिर भी नहीं बोल रहे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सच में लिखने का दिल नहीं करता, हाथ ही नहीं चलते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई डाउट यहां तक? अब जब आगे से पी एंड एल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर देखोगे तो इन एंट्रियों को ध्यान में रखते हुए देखोगे। लिखो, पहले में खाली पी एंड एल लिखा है, दूसरे में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया, अब तीसरे में। अब जब आगे से पी एंड एल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर देखेंगे तो इन एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए अब बोनस शेयर बताओ कितनी फ्री सेवा हो, चलो आदमी थोड़ी बहुत करे, ये थोड़ी ना, ये तो सीमा ही पार होगी। बोनस शेयर्स, अब मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाला, फुल्ली पेड होने चाहिए, नहीं है तो क्या करूंगा, फाइनल कॉल, मैं वो डिस्कशन नहीं करने वाला। यहां कितना चाहिए? सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर। जितने रुपए के भी बोनस शेयर्स देने हैं आपने। अब मैं ये कथा ही नहीं करूंगा बोनस शेयर तो खाली इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलते हैं, मैं कथाएं नहीं करने बैठने वाला इनकी। और बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मैं ये कथा नहीं करने वाला बोनस शेयर कभी प्रीमियम पर नहीं होते, नहीं होते भाई, फ्री में दे रहे हैं वो भी बोनस शेयर, फ्री के बोनस शेयर है, प्रीमियम है क्या मतलब? यहां तक समझ में आ गई? मैं ना ऊपर वाला जो क्वेश्चन कर रहा था ना आपके बड़ बज के चक्कर में बैलेंस शीट बनाना भूल गया। बैलेंस शीट बनाते हैं, इसकी थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी। बैलेंस शीट आ जाओ। अब सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 500 की है, क्या हुआ, कितने की रह गई है? अब ये पेमेंट की थी ना मूर्खो, 300 की 200 की पेमेंट कर दी थी। अब 12% प्रेफरेंस शेयर कितने की रह गई है? 300 की। मैं जानबूझ के यहां लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके, 500 में से 200 चली गई है। अब आगे इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 रुपए की थी, प्लस 450 की मूर्खो ये देखो बोनस दे दिए हैं, और माइनस 10 अमाउंट कर दिया 1350। बोलो हां। पी एंड एल 500 है, जानबूझ के ऐसे करके दिखा रहा हूं कब कब कहां कहां गया पी एंड एल।
पहले इन्वेस्टमेंट बेचने पर 20 आया, फिर 20। डिवेंचर के टाइम पे तो कुछ भी नहीं हुआ इसका। प्रेफरेंस के टाइम पर जर्नल रिजर्व 70 का और पी एंड एल 130 का गया, है ना। जर्नल रिजर्व 70 का, पी एंड एल 130, पी एंड एल 130 और जर्नल रिजर्व 70 का गया। इसके बाद फिर पी एंड एल 10 का गया और 100 का गया। फिर 140 का फिर गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है ये, सेवा भाव वाला। टोटल बताओ। इतना अच्छा क्वेश्चन तो पैसों के भाव में नहीं बनता। जल्दी बताएं। 140 बचा। जर्नल से पहले 70 था, 70 का 70 चला गया। जर्नल चला गया। रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये फ्री रिजर्व नहीं होता, ये तो ऐसो का ऐसा, कुछ किया ही नहीं इसका तो हमने। 20 का 20। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है? 20 का 20। आगे चलो। सिक्योरिटी प्रीमियम 70, माइनस कब कब गया? 10 तो डिवेंचर की बारी में गया, 20 प्रेफरेंस की बारी में गया और 40 इक्विटी की बारी में गया। 10 20 40। समझ में आया ना? बचा ही नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद CRR 10 का था, चेक कर रहे थे कब कब आया कब कब गया। 10 प्लस पहली बार तो प्रेफरेंस में आया, फिर इक्विटी में आया 300, फिर चला गया 310। 200 प्लस 100 माइनस 310। CRR आ गया। CRR के बाद डिवेंचर 50 के थे तो खत्म ही हो गए हैं। ठीक है। डिवेंचर के बाद अदर लायबिलिटीज, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ, 150 की 150 है। आपको समझ में आ रही है बात? बोलो बच्चों। अब आगे चलते हैं। फिक्स एसेट्स 1200 की, इसका तो कुछ किया ही नहीं मैंने। इन्वेस्टमेंट 100 की थी, 100 की सेल होगी। इन्वेस्टमेंट के बाद अदर, इसी में कैश एडजस्ट हो जाएगा। 1070 तक क्या क्या कैश आया, क्या क्या कैश गया देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बेचने पर 120 रुपए आया। डिवेंचर होल्डर को 60 दिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 220 दिए। फिर बायबैक किया 150। कितना आ गया? 700। टैली होगी बैलेंस शीट। ओके ना? चलो आज आप ये घर पे करके आना, फिर कल बस एक बात लिखवा दूं, रिवैल्यूएशन रिजर्व आर नॉट फ्री रिजर्व। आपने वो थ्योरी में जगह छोड़ी हुई है ना, यहां पे कहां छोड़ी थी?
क्रिएट CRR बनाया था आपने, है ना। नो इक्विटी शेयर कैन बी इशूड ESOP, यहां लिख लो रिवैल्यूएशन रिजर्व आर नोट फ्री रिजर्व। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? ओके, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग रिवाइज करके आना। बाय बाय बच्चों।